नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की शुरुआत के वक्त कहा था कि जान है तो जहान है। बाद में फिर उन्होंने इस नारे में थोड़ा सा फेरबदल किया, कहा जान भी और जहान भी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब जान भी और जहान भी के तहत अब शुरू किया है कि जो लॉकडाउन में कुछ रियायतें बरती जाए, कुछ ढील बरती जाए, सरकार में गति लाई जाए, डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाए। तो कल से मध्य प्रदेश में जो मंत्रालय है वल्लभ भवन वो भी खुलेगा, सतपुड़ा भी खुलेगा, विंध्याचल भी खुलेगा, यानी तमाम जो सारे कामकाज हैं वो विधिवत शुरू होंगे। हालांकि ये कहा गया कि रोटेशन के आधार पर केवल 30% जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। हम सरकार के हर उस कदम में साथ हैं जो सूबे को रफ्तार देता है, लेकिन हम फिक्रमंद भी हैं। फिक्रमंद क्यों हैं? क्योंकि एमपी में कोरोना जो फैला उसकी तीन लोग बड़े वाहक बने उसके। एक तो जमाती, जाहिर सी बात है, वो सबको पता है उनके नंबर, और आज तक उनसे जुड़ी हुई चेन जो है वो सामने आती जा रही है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। दूसरी स्वास्थ्य विभाग का अमला, जिसकी ध्वजवाहक बनी खुद पीएस हेल्थ पल्लवी जैन गोविल। सबसे पहले उन्हें हुआ और उसके बाद उनके डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, वो ठीक होकर घर भी आ गए। और तीसरे पुलिस वाले जो लगातार इनके संपर्क में आए। तो ऐसे मसले में जब चेन जो है वो एक नई खड़ी होती चली जाती है, तब क्या ये रिस्की होगा ये कल से शुरुआत करना? मंत्रालय क्या हमारा अभी इतना विकसित और इतना हाईटेक हो गया कि जो ऑफिस नहीं खेलेगा? ऑफिस के मायने ये है कि जो फाइलें हैं वो यहां से वहां होंगी, ये नोट शीट इससे लिखवा के लाओ, ये टीप लिखेगी, वो टीप वहां जाएगी। तो क्या जो ऑफिस के अंदर फाइलों का मूवमेंट है वो हवा में होगा? नहीं। ई फाइलिंग की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति लेके जाएगा, टॉयलेट वही यूज करेगा, वही हैंडल पकड़ेगा। तो चिंता जो है वो इस बात को लेके। हालांकि सरकार ने जब ये सोचा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ उसने भी अपने दिमाग में हल सोचकर रखा होगा। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हम सरकार के हर उस कदम के साथ है जो सूबे को रफ्तार देता है, लेकिन फिक्र होना लाजमी है। आज बात करेंगे इसी मसले पर। बहुत एक खास पैनल हमारे साथ होगा जिससे समझेंगे कि क्या हम तैयार हैं इस तरह की शुरुआत के लिए। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भोपाल में मंत्रालय का ये सन्नाटा करीब 40 दिन बाद टूटने जा रहा है। 30 अप्रैल से यहां अधिकारी कर्मचारियों की आमद शुरू होगी। हालांकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अभी अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या 30% ही रहनी है। सीएम शिवराज का कहना है कि जान के साथ जहान का भी ख्याल जरूरी है और इसीलिए लॉकडाउन के पहले सरकारी दफ्तर खोले जा रहे हैं। इसलिए हमें जहान को भी देखना है, इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे। ठीक ठाक आदमी कौन इसको कैरी कर रहा है, कोरोना पॉजिटिव, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मंत्रालय में अगर एक आध भी आ गया तो पता लगा वो 30% के 30%, चाहे मंत्रालय हो, चाहे विंध्याचल हो या सतपुड़ा, सब उसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए ये बहुत सोच समझ के करना। हालांकि सरकार ने सावधानी बरतते हुए ई फाइलिंग सिस्टम पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से भोपाल में लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं उस लिहाज से देखें तो एक समय में 30% कर्मचारियों का एक साथ रहना भी कम जोखिम नहीं। सवाल ये है कि उससे निपटने की तैयारी कितनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहां कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहां पर 3 तारीख से गतिविधियां हमें कुछ न कुछ प्रारंभ करना चाहिए। सरकारी दफ्तरों के साथ प्रदेश की 242 इंडस्ट्रियल यूनिट में भी प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है और उम्मीद है कि 40,000 से ज्यादा मजदूरों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। कोशिश ये है कि लॉकडाउन में पटरी से उतरी जिंदगियां फिर रास्ते पर आएं, लेकिन लड़ाई एक महामारी से हो तो रफ्तार नहीं, एहतियात पहले देखी जाती है। सवाल ये है कि नस्तियों में चलने वाले सरकारी दफ्तरों में संक्रमण को फैलने से पहले ही संभाल पाना आसान होगा क्या?
जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय विश्नोई, बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। अजय जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे साथ है कुणाल चौधरी, कांग्रेस के युवा एमएलए हैं, अच्छा बोलते हैं, कुणाल जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत अजय विश्नोई जी से ही करेंगे। अजय जी, जैसा मैंने कहा भी कि साथ हैं हम आपके हर उस निर्णय के साथ जो सूबे को रफ्तार देता है, लेकिन फिक्रमंद भी हैं, तो क्या प्लान बी तैयार कर रखा है आपने जो कल से शुरुआत करने का ऐलान किया उसके तहत? देखिए, बत्तियां जलानी है तो सबसे पहले कंट्रोल रूम को ऑन करना पड़ेगा, और प्रदेश के शासन का कंट्रोल रूम है वल्लभ भवन, सतपड़ा और विंध्याचल। यहाँ पर गतिविधियाँ चलेंगी तो नीचे तक वो गतिविधियों को संचालित कर पाएंगी। अब हमको यदि कहना है कि डर के मारे रहेंगे, तो डर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और डर है इसलिए सावधानी भी रखने की जरूरत है। सावधानी क्या क्या रखना है ये मैं समझता हूँ 40 दिन में बहुत से लोग सीख गए हैं, हर कोई व्यक्ति सीख गया है। उस वल्लभ भवन के अंदर जो भी व्यक्ति आएगा काम करने के लिए, करवाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, जो भी व्यक्ति आएगा वो बहुत से सबक सीख कर आ रहा है। आप इसलिए निश्चिंत रहिए, जो आया है वो अपनी जान की भी चिंता करेगा और दूसरे की जान की भी चिंता करेगा, काम की भी चिंता करेगा और जान की भी चिंता करेगा। ई फाइलिंग के मूवमेंट के अलावा ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर वर्क नहीं हो, पेपर वर्क होगा, पर पेपर वर्क को भी चाहे वो सैनिटाइज करके करना पड़े, हर फाइल को सैनिटाइज करने के लिए हर एक टेबल पे एक स्प्रेयर रखने की जरूरत पड़े तो वो स्प्रे करके रखेंगे। प्रयोग होंगे तब उसकी सफलता या असफलता से हम परिचित होंगे, और यदि असफलता हमारे सामने आएगी तो हमको वो कुछ ना कुछ सबक देके जाएगी, हमको दूसरी सावधानियां के लिए और प्रेरित करके जाएगी। एक के बाद एक कदम उठेंगे तभी ना कहीं ये पूरा का पूरा पहिया जो है वो चलता हुआ दिखेगा। इस पहिए को चलाना है तो सावधानी भी चाहिए, सतर्कता भी चाहिए, परंतु थोड़ा बहुत जोखिम लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ शिवराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इस छोटी सी हल्की सी जोखिम को लेते हुए एक बड़ी व्यवस्था को संचालित करने की दिशा में सही कदम उठा रहे हैं। छोटा जोखिम है लेकिन व्यवस्था बढ़ी देगा। कुणाल चौधरी, क्यों कांग्रेस का, सबसे पहले तो मैं राय जान लेता हूं कि हमने तो अभी पीसी शर्मा साहब को सुना, लेकिन मैं राय जान लेता हूं कांग्रेस की अधिकृत क्या है सरकार के इस फैसले को लेकर, और यदि कुछ चिंताएं हैं तो वो क्या हैं आपके मन में? कुणाल चौधरी। देखिए, पहली बात तो तेज चलें पर संभल संभल के, इस कहावत है, इस कहावत के साथ चलना पड़ेगा। विश्नोई साहब ने एक बड़ी बात कही कि यहाँ पे हम असफलता होंगे तो उससे कुछ सबक सीखेंगे। ये असफलता सबक की नहीं, लोगों की जान की असफलता होगी अगर असफलता हुई तो। और अगर इसमें 1% भी संशय है तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के जोखिम उठाने की आज के समय में जरूरत है। क्योंकि बात अभी मैं पूर्व मंत्री जी की भी सुन रहा था, नरोत्तम मिश्रा जी की, उन्होंने कहा ग्रीन जोन में हम चालू करेंगे, पर भोपाल मुझे नहीं लगता है ग्रीन जोन के अंदर है। और जिस प्रकार से भय व्याप्त उन कर्मचारियों के आए, दिन भर से मेरी बातें कर्मचारियों से, उनके परिवार वालों से हो रही है, लगातार जिस प्रकार का भय है और डर का माहौल है। और आपने क्या गाइडलाइन जारी करी है, किस गाइडलाइन के मुताबिक आप काम करना चाहते हैं, ना तो कोई गाइडलाइन है। आपने किस प्रकार से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी, क्योंकि अभी इस प्रकार की स्थिति में एक स्पेशल सैनिटाइजेशन की जरूरत है, उसकी आपने अभी तक सफाई नॉर्मल होती है, उस सफाई के भरोसे पे आप इन कर्मचारियों को नहीं छोड़ सकते। आपने उन कर्मचारियों की चिंता नहीं करी जो 50 साल से ऊपर के। एडवाइजरी जारी है कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं चिंता ज्यादा हो, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, वो अगर हमारे कर्मचारी उन जगहों पे जाएंगे तो किस प्रकार से अगर संक्रमण होते हैं तो वो एक कैरियर के रूप में बाहर भी निकलेंगे। और एक अधिकारी जो होता है उसके साथ 5 तरह के लोग होते हैं, चाहे उसके साथ एक प्यून भी हो, चाहे दूसरा स्टेनो भी हो, और अलग अलग तरीके से जब वो घर भी जाएंगे तो इस प्रकार का जोखिम। और लगभग भोपाल में अगर आप 4-5 हजार कर्मचारियों को बुलाने का काम करते हो और अगर एक भी तरह से संक्रमण फैलता है तो विस्फोटक स्थिति हम क्यों बनाना चाहते हैं? क्या हम हमारे जो जरूरी काम है वो आज भी चल रहे हैं? आपको अभी मैंने देखा था कि अभी वहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की फाइल, अगर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो ठप तो हो जाएगा सुबह। कुणाल चौधरी, यदि काम शुरू नहीं हुआ, झिझक के साथ ही हो, भले जोखिम के साथ ही हो, एहतियात के साथ ही हो, काम यदि शुरू नहीं हुआ तो प्रदेश ठप भी तो हो जाएगा।
क्यों नहीं चल रहा? हमारे मुख्यमंत्री बड़े हाईटेक हैं, रोज हम उनको देखते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ फेसबुक पे, कुछ इसके थ्रू और ऑनलाइन उसके थ्रू। कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी हमें शुरू करना पड़ेगा। आप समझिए उन अधिकारी कर्मचारियों की जो 50 साल से ऊपर है, आपने कोई स्क्रीनिंग करी कि किसको क्या बीमारी है, किसको आप बुला रहे हैं? कल से अभी तक सेंट्रल की गाइडलाइन जो 3 तारीख को आनी थी, उसका इंतजार हमें करना चाहिए। उसके बाद क्या 3 दिन में हम इतनी तेज रफ्तार पकड़ लेंगे कि लोगों की जान से खेलना हमें मंजूर हो रहा है, पर हम 3 दिन का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं? 3 तारीख को सेंट्रल की गाइडलाइन होती, जब तक हम पूरा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था से लेके हर चीजों के ऊपर एक बारीकी से उसके ऊपर वो करते, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर अध्ययन करने के बाद, क्योंकि ये जोखिम का समय नहीं, आपने जो बात कही कि गलती होगी तो सिखाएगी, ये सिखाएगी नहीं, लोगों को मौत के मुंह में ले जाएगी, और इस भोपाल को पूरे को कहीं ना कहीं दूसरा वुहान बनाने की स्थिति में ना पहुंच जाए। ठीक है, हम एक बड़ी तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। कुणाल जी आऊंगा आपके पास, वक्त बहुत है हमारे पास। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रशासकीय अनुभव है दिनेश गुप्ता जी के साथ, बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट उनके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बहुत नजदीक से वो समझते हैं पूरे सिस्टम को। दिनेश गुप्ता जी, आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, फैसले को तो जो है कभी ना कभी तो ये इम्प्लीमेंट आपको करना ही पड़ेगा। वो वक्त कब होगा ये सरकार को अपनी स्थितियां देख के उनका मूल्यांकन करके ही तय करना था कि ये वक्त क्या होगा। सरकार को शायद अब ये ऐसा लग रहा है कि भोपाल के जो राज्य स्तरीय कार्यालय हैं वो खुलना चाहिए। इस पर किसी को मुझे लगता है कि ऐतराज भी नहीं है कि नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार नहीं चलेगी, आर्थिक गतिविधियां नहीं चलेंगी, तो बहुत सारे जो आवश्यक कार्य हैं या बहुत सारी जो जरूरतें हैं वो उनमें अवरोध पैदा होता है। तो उसके लिए बेसिकली जिस माहौल में हम हैं, जिस भय के माहौल की बात कर रहा हूं मैं, जो वायरस का जो भय है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप वो जो सरकारी कर्मचारी जिनको अधिकारी जिनको आप कार्यालय बुला रहे हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भय मुक्त कैसे करेंगे, क्योंकि वायरस का भय इतना ज्यादा है। वो जिस तरह की जो है टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह की उसको लेके बहुत सारे वायरस को लेके जो अंदेशे प्रकट किए जा रहे हैं, उसके कारण हर जगह भय का माहौल है। आप जो है कर्मचारियों को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। केवल एक सैनिटाइजेशन नहीं होता उसमें, आप सारे जिम्मा सरकारी कर्मचारी पर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि किस तरह के सरकारी दफ्तरों का कैसा माहौल होता है। मुझे ये लगता है कि जो वर्क फ्रॉम होम की बात है वो तो अभी भी चल रही थी, कोई ऐसा नहीं था कि काम नहीं चल रहा था। जिन ऑफिस को करना था उनको करना ही, अभी भी कर रहे हैं वो। लेकिन जो बड़े कार्यालय हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, जहां बहुत सारे दफ्तर लगते हैं, बहुत तरह के कर्मचारी हैं, जहां तादाद बहुत ज्यादा है, वहां आप किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्या आप टोटल सारी लिफ्ट बंद कर देंगे? बहुत सारी चीजें वहां हैं, पीने के पानी की समस्या है, टॉयलेट का, बहुत सारी जो चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस पर अभी पूरा विचार करने की आवश्यकता थी, एक पूरी योजना बनाने की आवश्यकता थी, एक सामान्य निर्देश जारी करके कि हमको 30% 3 तरह के जो है कर्मचारियों के हिसाब से आपने एक डिवाइड कर दिया, कितने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया जाए, ये सारी चीजें सबको पता है कि कैसे किया जाए। लेकिन एक विभाग को इन सब का इंतजाम करने के लिए, एक कार्य योजना बनाने के लिए, आपको स्क्रूटनी करने के लिए, क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में तेजी से वायरस फैला और उसने जो है 40-50 डॉक्टर सहित बहुत सारे लोगों को अपने चपेट में ले लिया। यही हमारी फिक्र की वजह भी है, वो ज्यादा अवेयर थे, जो कह रहे हैं विश्नोई साहब, तो वो तो ज्यादा अवेयर लोग थे। बिल्कुल प्रवीण जी, ये तो उसी सतपुड़ा भवन में है जिसको खोलने की बात कर रहे हैं, उसकी लिफ्ट से वहां जाने वाले आज स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी डर लगता है। वो 5 मंजिल 4 मंजिल पैदल चढ़ के चल रहा है कि मुझे ऐसा ना हो कि लिफ्ट में से संक्रमण हो जाए। तो बहुत सारे डर लोगों के बीच में होंगे। अजय विश्नोई साहब, डर होंगे लोगों के मन में, इसको कैसे इत्मीनान कराएंगे लोगों को कि नहीं आप आइए और आप सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि जो कह रहे हैं दिनेश जी, वो बात मैंने भी शुरुआत में कही थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा एक चेन बनाता चला गया, तो ये डर तो होगा लोगों के मन में कि ये चेन फिर तो नहीं बनेगी इस तरह से। हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से रोगग्रस्त हुआ, उसके पीछे ओवर कॉन्फिडेंस था। उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोगों को ठोकर लगी, और ठोकर लगने के बाद बहुत से लोग सीख ले चुके। अब जब मैदान ही नहीं, जब तक खोलोगे, आप मैदान में नहीं आओगे, तब तक वास्तविकताओं से रूबरू कैसे आप होंगे? ये बातें अभी सुन रहा था मैं, दिनेश जी की बहुत अच्छी समीक्षा उन्होंने रखी है। यदि हमको आना है, लिफ्ट में जाना है, तो लिफ्टों को बेहतर रूप से हर
थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा। जो स्टेयर्स जा रही हैं, सीढ़ियाँ जा रही हैं, उसकी रेलिंग्स जा रही हैं, उनको भी हमको बार बार सैनिटाइज करते रहना पड़ेगा। ऐसी कुछ ना कुछ योजना वहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बना के रखी हुई होगी। आने वाले कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, 1/3 आएंगे तो स्वाभाविक रूप से 1 या 2 कुर्सी छोड़कर बैठेंगे। इवन वॉशरूम का उपयोग करने जाना है तो एक बार में वॉशरूम का उपयोग करने कितने लोग जाएंगे, वॉशरूम की सफाई किस तरीके से होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि आने वाली फाइल और जाने वाली फाइल उसको भी बराबर कंटिन्यूस सैनिटाइज करके स्प्रे करके भेजा जा सकता है। ये ऐसी काल्पनिक बातें हैं जिसकी अभी आज की तारीख में अपन कुछ भी कल्पना कर लें, कागज पर कुछ भी प्लान बना के रख लें, पर जब तक मैदान में इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आएगा तब तक ये भी समझ में आएगा कि जो प्लान हमने कागज पर बना लिया है वो कितना सही और कितना गलत बना हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि रिस्क अभी वल्लभ भवन और सतपड़ा भवन हमने भी सबने देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक साथ 5000 कर्मचारी जा रहे हैं तो एक हॉल के अंदर बैठ रहे हैं, उनके भी अलग अलग डिविजन्स बटे हुए होंगे। कहीं कोई खतरा यदि होगा तो उसमें टेम्परेचर नापने की व्यवस्थाएं हैं और भी दूसरी तरीके से हैं। जिसको बुलाया जा रहा है उससे सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि भैया घर से अपने डॉक्टर को चेकअप करा के दिखा के आना। मैं नहीं जानता क्या क्या व्यवस्थाएं बनी हैं, पर मैं एक जो कल्पना कर पाता हूं, यदि कल मैं वहां पर बैठा होता तो मैं किस प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाता, उस अंदाज में कह रहा हूं। व्यवस्थाएं तो बनाना पड़ेंगी, खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, पर खतरा मेरी समझ में बहुत सोचा समझा कैलकुलेटेड बहुत छोटा सा खतरा है, पर गतिविधि हमको बड़ी करना है। जब तक वल्लभ भवन और सतपुड़ा से गतिविधियां प्रारंभ नहीं होंगी, नीचे जिलों में हम गतिविधियां कैसे प्रारंभ करेंगे। आधे से ज्यादा जिले जो ग्रीन एरिया में हैं, ग्रीन में, उन पर जो गतिविधियों को संचालित करना है वो चाहे किसी भी विभाग के हों, उसके विभाग के अधिकारियों के निर्देशों की तरफ वो बाहर जोड़ते हैं। खासतौर से जब 40 दिन के बाद हम मैदान में उतर रहे हैं तब तो वो और ज्यादा अंदाज रहता है उनको कि क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। हर बात के लिए निर्देशों की अपेक्षा ऊपर वल्लभ भवन और सतपुड़ा से होती है। मैं समझता हूं उस दिशा में एक सही कदम उठाया है। दूसरी तरफ वेल कैलकुलेटेड कदम है। हम एक दिन काम करेंगे, फिर एक तारीख को हमारे पास छुट्टी होगी, 2 तारीख शनिवार मैं नहीं जानता छुट्टी है कि नहीं है, फिर इतवार को हमारे पास छुट्टी होगी। तो यदि हमने कहीं कुछ कर रहे हैं तो तुरंत हमको दूसरे दिन उसको सुधारने की गुंजाइश हमारे पास होगी। एक अच्छा समय सोच समझ के शिवराज जी ने इसकी शुरुआत की है, उनको मैं वाकई में बहुत सारे साधुवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और है विष्णु से, आपने अपनी बात में भी जिक्र किया, उसी का एक सिरा मैं पकड़ता हूं। ग्रीन जोन की गतिविधियां ये अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि भाई जो फैक्ट्रीज हैं, जो छोटे एमएसएमई जैसे जो हैं और जो काम शुरू करना चाहते हैं, तमाम एहतियात और मानदंडों के साथ वो शुरू कर लें। परमिट कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन मैं अब आपका एक उदाहरण बताता हूं, आपका बिल्कुल लगा हुआ इलाका है मनेरी, वो जिला पड़ता है मंडला। मंडला में कोई भी मामला नहीं है, परमिट ही नहीं कर रहा कलेक्टर मंडला किसी को आने के लिए कि बाप आप आइए, क्योंकि जबलपुर भी आपका उसी तरह से अब डराने लगा जैसे इंदौर और भोपाल डराता था। तो ऐसे में आपने परमिट तो कर दिया कि फैक्ट्री खोल लीजिए, कोई जा ही नहीं पाएगा वहां पर, तो फिर कैसे काम होगा। और मनेरी जो काम करने जाएगा उसे जबलपुर कलेक्टर से भी परमिशन चाहिए, मंडला कलेक्टर से भी परमिशन चाहिए। नहीं प्रवीण जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए क्योंकि मैंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। मनेरी में जिस दिन से स्टार्टिंग शुरुआत आज से 10-12-15 दिन पहले हुई थी, तब वहां पे जो कलेक्टर मंडला का गतिरोध था, मेरी कलेक्टर मंडला से व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई, उसके बाद जबलपुर के कलेक्टर से बातचीत हुई, फिर कमिश्नर महेश चौधरी जी से बातचीत हुई, फिर एक कोऑर्डिनेटर बनाया गया और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर बना के एक प्रोफार्मा बनाया गया कि जो इंडस्ट्री का लेबर वहीं पर रहेगा, परंतु जो मैनेजरियल ग्रुप जिसको जबलपुर से या मालिकों को जबलपुर से आने जाने की आवश्यकता है, उसके लिए क्या क्या फार्मल रास्ते होंगे, उस फार्मल रास्तों के हिसाब से उनको आदेशित किया गया, उनको परमिट किया गया और उस परमिट के हिसाब से वो जा रहे हैं और वहां की इंडस्ट्री चल रही है। जबलपुर के अंदर भी इंडस्ट्री चालू हो गई है। यदि जबलपुर के अलावा आसपास के भी जिलों में देखें, नहीं सर, कई लोगों की ई पास का रिजेक्ट कर दिया कलेक्टर मंडला ने। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछा। किया होगा, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया होगा, पर वो किस रूप से मांगा गया है, किस प्रयोजन से मांगा गया है, किस व्यक्ति ने मांगा गया है, वो उसके पूरे कानूनों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरी वहां पर उनसे भी बात हुई, कलेक्टर मंडला से भी, और उन्होंने भी परमिट किया है और उन्होंने अपने रास्ते बताए, अपनी शंकाएं बताई थी। उन शंकाओं का समाधान करते हुए जिस व्यक्ति ने परमिशन मांगी है उसको परमिशन मिली है। जो शंकाओं का समाधान नहीं कर पाया है उसको रोकना भी लाजिमी है, वाजिब है। वो यदि रोका गया है तो गलत नहीं रोका गया है। ठीक है, एक बार कुणाल चौधरी जी का रुख कर लेते। कुणाल जी वो कह रहे हैं पूरी एहतियात उठाई जाएगी, पूरे एहतियात के साथ हम आ रहे हैं और
ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी आशंका आपको है। और वो कह रहे हैं कि भाई सरकार कभी ना कभी, तो सही बात है कि काम शुरू करेगी, तब तो जो नीचे के जिले हैं, जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं, वो भी तो एक डायरेक्शन की राह तक रहे हैं। कुणाल चौधरी, देखिए, ये ग्रीन जोन का जिला नहीं है, ये रेड जोन का जिला। और जो बात विश्नोई साहब ने कही, उन्होंने पूरी काल्पनिक बातें कही। क्या एक्चुअल गाइडलाइंस है इसके बारे में कोई बात नहीं करी। आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी आपके चैनल को देख रहे हैं कि क्या गाइडलाइन जारी करी है, किस तरीके से होगा। मेरा स्पष्ट है कि 50-55 साल से ऊपर के एक भी व्यक्ति को आपको नहीं बुलाना चाहिए। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं हो सकता। अगर एक बार संक्रमण हुआ तो इस हिट एंड ट्रायल में कितनी जानें जाएंगी, कितनी मौतें होंगी और कितना कोरोना फैलेगा, इस बात को हमें उसको समेटने में, जैसे कहते हैं रायता ढुल जाता है तो उसको समेटने में कितनी समस्या आती। यही स्वास्थ्य विभाग जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग था, उसकी पीएस से और 2 अधिकारियों से पूरे अगर स्वास्थ्य विभाग में फैल सकता है तो इस प्रकार के रिस्क लेने से पहले 3 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए था। सेंट्रल की गाइडलाइन के मुताबिक और तैयारी करके पहले वृहद रूप से जो तैयारी और जो प्लानिंग थी इनकी और जो इन्होंने मेजर्स उठाए उसका सबके सामने करना था कि ये हमारे मेजर्स है, इस मेजर्स के मुताबिक हम काम करेंगे। ना तो कोई आउटलाइन दी है, ना कोई गाइडलाइन दी है। विश्नोई साहब भी मैं मानता हूं, करता हूं, इन मानने और करने से चीजें नहीं। और कैलकुलेटेड रिस्क, इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं। यहां पे आप रिस्क लेंगे कहीं ना कहीं पूरे शहर के साथ पूरे प्रदेश को भी आप ताक पे लगा रहे हैं। और जो छोटी बातें हैं, ग्रीन जोन के जिलों में काम करिए, आप काम करने का, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर, और कई लोग इससे वो रहते हैं और उनके परिवारों के साथ हमें देखना होगा, हमें समझना होगा। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात का अभी भी कह रहा हूं कि इस पे सोचे, विचार करें और 3 तारीख तक और निर्णय लेके अच्छी गाइडलाइन तैयार करें और कैसे हम कर सकते हैं। और वरिष्ठ जो 55 साल से ऊपर है, कम से कम उनको तो रोकना चाहिए। इस बात का एहतियात बहुत यदि 3 के बाद बढ़ गया लॉकडाउन तो इन जिलों में 3 के बाद फिर बढ़ गया लॉकडाउन तो नहीं, देखिए ये बढ़ गया नहीं बढ़ गया, जो होगा उसके समय मुताबिक कोई गाइडलाइन सेंट्रल भी करेगा, उस गाइडलाइन की हम प्रतिपूर्ति करें। और गाइडलाइन का, क्योंकि आप भोपाल में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, इंदौर भोपाल हमारे मुख्य सेंटर होते जा रहे हैं, इनके ऊपर सोचने की जरूरत है। ये ग्रीन जोन का जिला होता है, ये उमरिया होता है, ये होता मंडला होता तो मैं कोई बात इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं था हमें, क्योंकि ग्रीन जोन के जिले थे। पर ये रेड जोन के जिलों में अगर इस प्रकार से हम बिठा के सेंट्रलाइज एसी की व्यवस्था में अगर इनको चालू करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्क है। और ये रिस्क इंसान की जान की रिस्क है। और कई कितने लोगों को बीमारियां हैं, उनको हमने चिन्हित करा क्या कि इन बीमारी वालों को हम नहीं बुलाएंगे, हमने चिन्हित करा क्या कि इन वरिष्ठ लोगों को नहीं बुलाएंगे। क्या गाइडलाइन है, कोई बात नहीं, सिर्फ हमने एक आदेश जारी कर दिया। और ये जो एक सुल्तान को आदत रहती है कि मैं बैठ रहा हूं तो सारे लोग, अभी कौन से काम रुक रहे हैं, क्या ट्रांसफर इनके रुक रहे हैं, क्या पोस्टिंग है इनकी रुक रही है, किसी मंत्री के भाई को वो देना वो हो रहा है, सब चीजें इनके काम अभी चल रहे हैं। जो जरूरी काम है वो आज भी चल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, जो जरूरी और महत्वपूर्ण काम है वो हो रहा है। एक बात कुणाल चौधरी जो कह रहे हैं उसी को ऐड ऑन कर देता हूं मैं कि कल जो फिगर था संक्रमित लोगों का भोपाल में वो 448 था, यानी 448, आज अभी तक है 495, यानी एक दिन में हम आप हिसाब लगा लीजिए लगभग 40-45 जो लोग हैं वो बढ़ गए। तो रिकवरी रेट भी ठीक है, रिकवरी रेट भी अच्छा है, लोग स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं, मतलब उस तरह से अभी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तब के हालात में दिनेश जी आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, ये जो हम जिस अभी माहौल में है, हमें जो है इसी माहौल में, ऐसा नहीं है कि आप अभी 15 दिन बाद भी ऑफिस खोलने की बात करेंगे तो यही सवाल आएंगे। लेकिन हमें अब जो है एक लंबा समय इस वायरस के साथ जो है शायद गुजारना पड़े, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई इलाज नहीं आ जाता, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो हमें सरकार में एक ऐसा तंत्र और ऐसी व्यवस्था विकसित करनी ही होगी कि जो इस वायरस से बचाव करते हुए काम कर सके। अन्यथा देखिए आप, ये तो अनिश्चित काल की बात हो जाएगी कि आप जो है ऑफिसेज ना खोले, लॉकडाउन रहे, ये सब चीजें। क्योंकि सरकारों को कहीं ना कहीं ये जो है इस पर भी सोचना पड़ेगा कि हमको आईटी का यूज कितना करना है, कितना जो है कर्मचारियों का जो रोस्टर है वो किस तरह से जो एचओडी बनाएगा, या वो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो है एक व्यवस्था पूरी सरकार को बनानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो आने वाला कल है, जो इस तरह के वायरस के जो हमले यदि हो रहे हैं तो उसमें कैसे सरकारी सिस्टम को पूरा बचा के रखा जाए। केवल आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट ही नहीं, हमने तो भोपाल में पुलिस विभाग में भी देखा। कल को आप देखिए कि जब जो पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर
वो बाद में हुआ, आपने कहा भी तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनको जो है रोकने के इंतजाम किए जाएं और इसके साथ साथ लोगों को ये जो है अवेयर किया जाए कि भाई 30% यदि हम सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों को आने की मंजूरी दे रहे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि लोग सड़कों पर आ जाएं कि वायरस का खतरा टल गया। ये भी सरकार को लगातार इस बारे में संदेश देते रहना चाहिए। ठीक बात। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात दिनेश गुप्ता कह रहे हैं, मैं वही बात अपील के तौर पर आप सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि न्यूज 18 एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, कि सरकार किसी भी तरह की रियायत अगर आपको दे रही है तो इसके मायने ये नहीं है कि आप बेलगाम हो जाएं। कुछ तस्वीरें कुछ जिलों से आती हैं, जैसे ही कुछ रियायत मिलती है लोग बेलगाम हो जाते हैं। आप इसे अपने लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली में ढाल लीजिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भले ही आपको छूट मिले या नहीं, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी खुद को सुरक्षित रखने की आपकी है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।